हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो क्लास में हम लोग ग्रामर के एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्लास 9th में हो, चाहे क्लास 10th में हो, 11th में या फिर 12th में। हर क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता था, सॉरी पूछा जाता है। और फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बस यह सीखते हैं, बताया जाता है कि पैसेज में एक्टिव वाइफ को कैसे पैसेज में ट्रांसफ़र करते हैं, सब ट्रांसफ़र करना सिखाते हैं। बट आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है पैसिव वॉइस की? एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करने का नियम तो जान लेते हैं हम बट पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहाँ पर हमको पैसिव वॉइस की ज़रूरत अधिक पड़ती है? तो मैं आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दूंगा कि हमको पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब, और हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने के अलावा। तो एक तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में मैंने हेडिंग दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ को जानना जरूरी होता है कि आखिर हम वो काम करते क्यों हैं, आखिर वो चीज़ है क्या, अगर वो काम कर रहे हैं तो चीज़ है क्या, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। कहने का तात्पर्य है, फर्स्टली अभी तक जो एक्टिव वॉइस पैसिव हम लोग जानते हैं, जिसके मन में यह आशंका होता है कि कोई सेंटेंस, कोई वाक्य एक्टिव वॉइस या पैसिव में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब होता है, वर्ब एक्टिव या पैसिव में होता है, और वर्ब के एक्टिव या पैसिव में होने की वजह से ही कोई वाक्य एक्टिव या पैसिव में कहा जाता है। तो इसलिए डेफिनेशन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, मतलब एक क्रिया जो है वह एक्टिव वॉइस में होती है। कब होती है? व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, अर्थात जब कोई कर्ता जो होता है वाक्य में आया हुआ, जो सब्जेक्ट होता है वही कार्य को करे। अर्थात जब सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है तो ऐसे वॉइस को क्या बोला जाता है? ऐसे वॉइस को बोला जाता है एक्टिव वॉइस बोला जाता है। और एक्टिव वॉइस में होता क्या है? एक्टिव वॉइस में होता है उस वाक्य में आया हुआ वर्ब। तो अगर इसके हिंदी डेफिनेशन को समझना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जब कर्ता को, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता को प्रधानता दी जाती है अथवा कर्ता कार्य को स्वयं करता है, अर्थात कर्ता कार्य को स्वयं करता है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग होने वाला वर्ब क्या कहलाता है? ऐसे वाक्य में प्रयोग होने वाला वर्ब क्या बन जाता है? एक्टिव वॉइस रहता है। अर्थात इसको क्या कहते हैं? तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर नियम तो साफ साफ कहा गया है कि जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य को करे, यानी अर्थात कर्ता को, सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाए, तो ऐसा वॉइस क्या कहलाता है? ऐसा वॉइस कहलाता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम एक पत्र लिखता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड अ स्नेक, इसका हिंदी क्या आ जाएगा? उसने एक सांप मारा।
उसने सांप मारा। तो अब इन दोनों सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखते हैं। आई थिंक आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटना आता होगा, मतलब किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है उसको आप बता ले जाएंगे। फिर भी इस सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना होगा, तुमको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, राम मिलेगा, और प्रेडिकेट क्या मिलेगा, राइट्स अ लेटर। राम हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। इसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस में हमको देखना चाहें तो ही हमारा क्या बन जाएगा, ही हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर बाकी सब हिस्सा क्या बनता है, ये पूरा हिस्सा बन गया हमारा प्रेडिकेट। तो हमने दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर लिया है। यहाँ पर ये पूरा प्रेडिकेट है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग अपने डेफिनेशन को फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। तो अब काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, पहले वाक्य में लिखने का काम हो रहा है, और पत्र लिखने का काम करता कौन है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, राम मिल रहा है। अर्थात ये लिखने का काम ये जो राम है, राम ही कर रहा है। और राम हमारा है क्या, राम हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने जस्ट बताया जब कर्ता को प्रधानता दी जाती है अथवा कर्ता कार्य को स्वयं करता है, यहाँ पर कार्य लिखने का हो रहा है, और इस लिखने कार्य को कौन कर रहा है, लिखने कार्य को कर रहा है राम। तो ये कौन सी वाइफ हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, सेंटेंस की, वर्ब की, ये हो जाएगी एक्टिव वाइफ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा। तो किसने एक सांप मारा, आंसर क्या मिलेगा, उसने एक सांप मारा है, मतलब सांप मारने का तो ये ही कर रहा है, सांप मारने का उसने मतलब ही कर रहा है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में भी जो मारने का काम किया जा रहा है वह सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रधानता दिया गया है, तो इसकी भी वाइफ क्या बन गई, इस सेंटेंस की वाइफ हो गई एक्टिव वाइफ। तो आई होप आपको एक्टिव वाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे पैसिव वाइफ की तरफ, जिसको पैसिव को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है पैसिव वाइफ। यहाँ पर कहा गया है अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वाइफ, मतलब यहाँ भी एक क्रिया ही पैसिव वाइफ में होती है, और वो कब होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अर्थात अब यहाँ पर किसको प्रधानता दिया जा रहा है, अब कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा। अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रधानता नहीं दिया जाता है, यहाँ पर प्रधानता दिया जाता है ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट द्वारा, यहाँ पर यह पता चलता है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, और उस केस में कार्य करने वाला कौन हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हमको एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो, जब कर्ता, ऊपर के सेंटेंस में जैसे मैंने बताया, जब सब्जेक्ट काम को करे तब वो एक्टिव वाइफ, लेकिन जब कार्य हो लेकिन उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट ना हो तो वो बन जाएगा पैसिव वाइफ। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, a letter is written by राम। तो यहाँ पर भी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लेते हैं। तो हमको सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, अ लेटर, ये हमको मिल गया सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बात का हिस्सा क्या कहलाता है, ये बनता है प्रेडिकेट। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नाउ टेल मी कि काम कौन कर रहा है, ये काम हो रहा है लिखने का, क्या ये लिखने का काम ये हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट लेटर है, क्या लिखने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट तो लिखने का काम नहीं कर रहा है, काम तो राम द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब इस केस में सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है, कार्य राम द्वारा किया जा रहा है, तो इस पूरे सेंटेंस की वाइफ क्या बन जाएगी, इस सेंटेंस की वाइफ बन जाएगी पैसिव वाइफ। इसी प्रकार ये जो सेंटेंस था, ही किल्ड अ स्नेक, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, A snake was killed by him. A snake was killed by him. तो अब ये सेंटेंस हमारे पास हो गया। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करें तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा स्नेक, और वाज से लेकर हिम तक का हिस्सा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। अब फिर से आप मुझे बताइए कि क्या इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है स्नेक, जो हमारा सब्जेक्ट अ स्नेक है, क्या यह काम को कर रहा है, हमको पता चलेगा काम यह कर नहीं रहा है, काम इसके ऊपर आश्रित है, अर्थात यही प्रधान है। अगर ये सब्जेक्ट ही न रहे तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा। काम करने वाला कौन है, यहाँ पर कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब इस गिवन सेंटेंस की वाइफ भी क्या बन गई, इसकी वाइफ बन गई
पैसिव वाइफ। तो आप एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि जब हमको कोई वाक्य लिखा हो वहाँ पर हमको एक्टिव पैसिव पहचानना हो। इसके कई तरीके होते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक तो एक डिफिनीशन के थ्रू जान गए, जब सब्जेक्ट को प्रधानता दें तो एक्टिव वाइफ, जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दें तो पैसिव वाइफ। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग को जो सेंटेंस मिला हुआ है उस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग लिख लें। अगर सब्जेक्ट उस वाक्य में होने वाले कार्य को करे, जस्ट लाइक दिस सेंटेंसेज, और इन सेंटेंसेज की तरह अगर सब्जेक्ट कार्य को करेगा तब तो हम लोग बोल देंगे एक्टिव वाइफ। और इन सेंटेंसेज की तरह जहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस की वाइफ क्या बन जाएगी, पैसिव वाइफ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि पैसिव वाइफ के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और पैसिव वाइफ में वही वर्ब आते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसिव वाइफ में वही वर्ब आते हैं जो वर्ब एक्टिव वाइफ के सेंटेंस में जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर के सेंटेंस ये जो पैसिव वाइफ था इज आ गया, वाज आ गया। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, हैव बीन आएगा, विल भी आएगा, फैल भी आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या आएंगे, इज आएगा, पैसिव वाइफ में एम आएगा, आर आएगा, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और पैसिव वाइफ में इनके साथ हमेशा लगा होता है बीन, बीन आएगा। और क्या आएगा, विल या फैल प्लस बी होगा, तथा क्या हो सकता है, विल या फैल प्लस हैव बीन, ये होंगे। अगर जिनको भी टेंस का नॉलेज होगा उनको ये पता होगा कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, चाहे हैज बीन हो, हैव बीन हो, हैड बीन हो, या फिर विल भी हो, फैल भी हो, या फिर विल हैव बीन हो, फैल हैव बीन हो, इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाता है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाता है, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं एक्टिव वाइफ में उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इनके साथ लगा हुआ है तो डेफिनेटली दैट सेंटेंस बिलोंग टू एक्टिव वाइफ, मतलब ये सेंटेंस क्या बन जाएंगे, एक्टिव वाइफ बन जाएंगे। लेकिन जब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना लग कर क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तब ऐसे सेंटेंसेज की वाइफ क्या हो जाएगी, वो पैसिव वाइफ हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर इज आया हुआ है तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इज वाई ये पैसिव वाइफ हो गया। यहाँ पर भी वाज है और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वाइफ है। अगर ये एक्टिव वाइफ होता तो यहाँ पर इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता। अगर ये एक्टिव वाइफ होता तो यहाँ पर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता, आईएनजी लगा होता। लेकिन यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दैट इज वाई ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए हैं, ये दोनों सेंटेंस बन गए हैं पैसिव वाइफ। तो ये आई थिंक अब आपको ये पहचानना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे। ये मैंने उनके लिए बता दिया जो हिंदी में इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हिंदी में अर्थ निकाले या ना निकाले, अगर आपको वर्ब की फॉर्म पता है, आप टेंस का नॉलेज जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो हैं और उनको टेंस का नॉलेज पता है तो वो जान जाएंगे कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वाइफ है। अगर इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वाइफ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं इन सब के साथ एक्टिव वाइफ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लेकिन जब ये पैसिव वाइफ में होंगे, अगर कोई सेंटेंस पैसिव वाइफ में होगा तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्योंकि कभी भी पैसिव वाइफ में एक चीज और बता देता हूं, पैसिव वाइफ में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं और कभी भी पैसिव वाइफ में हैड, हैज, हैव अकेले नहीं आते हैं। पैसिव वाइफ में जब भी ये हैड, हैज, हैव आते हैं तो उनके साथ बीन लगा होता है, उनके साथ क्या लगाता है, बीन लगा होता है। उसी तरह विल या फेल कभी भी पैसिव में अकेले नहीं आते हैं, जब भी विल या फेल पैसिव में आते हैं तो उनके साथ बी लगा होता है। इसी तरह विल हैव, फेल हैव भी पैसिव में अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ क्या लगा होता है, बीन लगा होता है।
तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हमको पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो हमको पैसिव का प्रयोग कब करना होता है, इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्टली अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस मंदिर का निर्माण कब किया गया, कब किया गया, इस मंदिर का निर्माण कब किया गया। तो अब जब हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमको काम क्या मिल रहा है, निर्माण करने का। तो आप थोड़ा मुझको यह बताइए कि क्या जो काम हो रहा है निर्माण करने वाला, इसको करने वाला वाक्य में प्रेजेंट है। तो हमको पता चलेगा कि काम तो निर्माण करने का हो रहा है, लेकिन इसको करने वाला मतलब निर्माण करने वाले मौजूद नहीं है। देखिए कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जब पैसिव पहचानना होगा तो इस बाई को देखते हैं कि हाँ बाई मिल गया तो पैसिव बोल देंगे, बाई मिल गया तो पैसिव बोल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है हमको किसी वाक्य को पैसिव में पहचानने का, क्योंकि बाई तो एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी होता है। तो मैंने यह तरीका बता दिया है। इन वर्ब के साथ तो जब आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। कभी कभी हमको तो दिख रहा है मैंने इसका पैसिव बनाया तब तो मैंने बोल दिया कि पैसिव हो गया है, लेकिन कभी कभी हमको सेंटेंस मिल जाए, जैसे कि हिंदी का सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हिंदी के सेंटेंस को हमको पहचानना है कि वो किस वॉइस में है। इसको तुमने देख लिया इंग्लिश में, अगर हिंदी के वाक्य को पहचानना हो, क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर या आ गया है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह ट्रांसलेट करने चले आएंगे। लेकिन आप लोग यही बात नहीं समझ पाते हैं कि हमको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, बट इसकी वाइफ क्या है, इसकी वाइफ आपने पहचानने की कोशिश किया, क्योंकि वाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को अगर एक्टिव वाइफ देखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वाइफ में हम लोग डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वाइफ में किसका प्रयोग करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पैसिव वाइफ में जाएंगे तो पैसिव वाइफ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, और वाज या वर का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग जिस पर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं। तो हमको अब बताइए कि सीधे शब्दों में यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, अर्थात कार्य करने वाला मौजूद नहीं है। अर्थात जब हमको ऐसा कोई सेंटेंस मिला जहां पर कार्य करने वाला मौजूद ना हो, पहला पॉइंट मेरा यहाँ मिल गया, जब कर्ता का पता ना हो, जब सब्जेक्ट मतलब कर्ता का पता न हो, तो तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए या फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस का। तो इस वाक्य को अगर हमको ट्रांसलेट करना होगा तो इसका ट्रांसलेट पैसिव वॉइस में होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, when was this temple built। तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, ये इस प्रकार से हो गया। हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर वाज के साथ जो वर्ब की फॉर्म आई है, ये बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट आई हुई, यहाँ पर देखिए टी है, बिल्ट आया हुआ है। तो ये कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव हो गई। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, जब कर्ता का पता ना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का। इसी तरह जब हमको साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग लिखना होता है तो भी वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर जो इन्वेंशन होते हैं, जो आविष्कार होते हैं, हम उनको अधिक महत्व देते हैं। तो जो हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड है वो कुछ इस प्रकार है, साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, प्रयोग करते हैं क्योंकि
कि इनके इन्वेंशन, क्योंकि इनके इन्वेंशन को अधिक महत्व दिया जाता है, इन्वेंशन को अधिक महत्व दिया जाता है, दिया जाता है। अर्थात जो हम लोग साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग में किसी इन्वेंशन के बारे में लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो जो इन्वेंशन होता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दैट इज वाई हम लोग इन राइटिंग्स में किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, यहाँ पर देखिए सी था गलत हो गया, व्हेन हाइड्रोजन and chlorine are mixed। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, क्लोरिक लिखा हुआ था, यहाँ पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगा क्लोरिक, हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है, और यहाँ पर साइंटिफिक राइटिंग की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पर किस वॉइस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है पैसिव वॉइस का। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि कब हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट थर्ड है जो जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो तीसरा पॉइंट हमारा है, जब हम ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं, तो उस केस में भी हम वाक्य को किस वॉइस में लिखते हैं, हम वाक्य को लिखते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कि द वाइट टाइगर वाज किल्ड, द वाइट टाइगर वाज किल्ड बाय हंटर्स। अब देखिए, जैसे कि अगर ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया होता तो वहाँ पर ऑलरेडी एक तरीका होता है चेंज करने का, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वाक्य को हिंदी में पैसिव वॉइस में बोल देते हैं। जैसे कि सफेद बाघ शिकारियों द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर हमने मारने वाले से ज़्यादा जो मारा गया है उसको अधिक महत्वता दिया है, उसको अधिक प्रधानता दिया हुआ है। तो इस केस में जिस पर काम आश्रित हमने उसको प्रधानता दिया हुआ है, अर्थात हमने ऑब्जेक्ट को अधिक प्रधानता दिया हुआ है, तो इसलिए इसको भी हमने किस वॉइस में लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। तो दोबारा बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। जब पहला केस क्या था, जब कर्ता का पता ना हो तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जब साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग्स की बात किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर जिन वाक्यों में हम ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा पैसिव वॉइस का प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रूल को समझते हैं एक्टिव पैसिव बनाने का। लेकिन उसके पहले हमको एक्टिव पैसिव के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेनी चाहिए। कि फर्स्टली हमने वर्ब के बारे में जाना है कि जो एक्टिव वैसे तो हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं। नंबर ऑफ टेंस जो होते हैं, नंबर ऑफ टेंस टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो मैंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ टेंस होते हैं वो कुल होते हैं 12। बट जब बात आती है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की,
पैसिव वाइफ में ट्रांसफर करने की, तो इन 12 टेंस का पैसिव वाइफ नहीं बनता है। पैसिव वाइफ जो पॉसिबल होता है, पैसिव वाइफ, वो सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है। तो जो वो 8 टेंस कौन कौन से हैं उसको बताने की अपेक्षा जो 4 का नहीं बनता है मैं उनका बता देता हूं। तो किनका पैसिव वाइफ नहीं बनता है, किन टेंसेज पैसिव वाइफ नहीं बनता है, पैसिव वाइफ नहीं बनता है, नहीं बनता है, मैं वो बता देता हूं। उसमें क्या है, पहला है नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से जो दूसरा है, दूसरा हमारा मिलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है। तीसरा हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो चौथा हमारे पास टेंस होगा वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो 4 टेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंस का पैसिव वाइफ संभव नहीं होता है। और इनको छोड़ने के बाद जो बाकी 8 टेंस होते हैं उनको पैसिव वाइफ में बदला जा सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। एक पॉइंट और क्या होता है, ये तो हमने ये जान लिया कि किन टेंस का पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता है। एक नियम और होता है कि जो वर्ब होती हैं हर वर्ब का पैसिव नहीं पॉसिबल होता है। हमको एक्टिव पैसिव रिलेटेड 2 वर्ब को जानना है, एक जानना है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं यहाँ बताता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, लेकिन जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है, नहीं होता है। अब बात आती है क्यों ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है और क्यों ट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। इसके पीछे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनको कहते हैं सकर्मक क्रिया, इनको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब को बुलाया जाता है अकर्मक क्रिया। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन हो और अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट न हो। तो हमको एक्टिव पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि हम उसको सब्जेक्ट बना सकें। जब इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट न होने की वजह से हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और जब सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो हम लोग इसी वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव भी बना नहीं सकते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसका पैसिव बनाना संभव होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव बनाना संभव हो जाता है। उसका कुछ केस है, कुछ नियम है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अभी के लिए मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे जिनका पैसिव बनेगा, उसके पीछे का रीजन इतना सही है कि वहाँ पर उनके साथ उनका एक प्रीपोजिशन जुड़ेगा और प्रीपोजिशन आने की वजह से उनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। इनके एग्जाम्पल को, इनके तरीके को मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग क्या है,
एक्टिव वाइफ से पैसिव वाइफ बनाने का नियम। तो इसमें 3-4 नियम है, इनको हमको याद करना है ताकि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, पहला पॉइंट है एक्टिव वाइफ के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइफ का सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वाइफ का सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा होगा इसके बाद एक्टिव वाइफ के सब्जेक्ट को पैसिव वाइफ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, तथा इसके पहले अधिकांशतः बाई का प्रयोग करते हैं। कि हमारा हो गया अगला पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि तीसरा पॉइंट है वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, जनरल स्ट्रक्चर। ये हम लोग इसमें अलग अलग वर्ब को चेंज करके, अलग अलग मेन वर्ब को चेंज करके इसको अलग अलग टेंस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा फॉर्मेटिव का जनरल, वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो किस केस में आएगा, वो हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस में। किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो होगा। लेकिन अब जो सब्जेक्ट होगा उसको किस केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो जैसे कि अब कहने का तात्पर्य क्या होगा, अगर हम लोग किसी वाक्य को पैसिव बना रहे हैं, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आई आया हो और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आया हो, हमको इसको पैसिव बनाना है तो हम लोग ऑफर यहाँ पर हिम होगा। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम है, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हिम तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता नहीं है, कहने तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको किस केस में लिखना होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो हिम कन्वर्ट हो जाएगा ही में। इसी प्रकार आई को हमको बनाना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होगा। लेकिन आई तो सब्जेक्ट था ना, लेकिन इसलिए आई को जब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है फॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए। आगे हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर इसको सीखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में। तो नियम को मैं दोबारा बता देता हूँ। जब एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव वाइफ में आया हुआ ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वाइफ में आया हुआ ऑब्जेक्ट को उसको क्या बना लेंगे, उसको बना लेंगे सब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, इसलिए वो किस केस में हो जाएगा,
सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना लेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन ये किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे तथा इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले मैंने किसका प्रयोग कर दिया है, बाई का प्रयोग किया है। और हमेशा वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अभी बहुत लोगों को खटक रहा होगा कि वर्ब टू बी क्या है, वर्ब टू बी क्या है, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ वर्ब टू बी क्या है। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर जितने वर्ब लिखे हुए हैं इज, एम आर और ये वाज वर्ब, ये वर्ब टू बी होते हैं। अब आप कहेंगे पर हैज, हैव, हैड तो नहीं होते ना, लेकिन मैंने बताया कि अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ ये बीन लगा होगा, इनके साथ क्या लगा होगा, बीन लगा होगा, जो किस रूप में होता है, ये भी बी का ही फॉर्म होता है, वर्ब टू बी के रूप में होता है। इसी तरह आप कहेंगे कि पर विल या फैल के साथ क्या है, तो इसके साथ ऑलरेडी बी लगा हुआ है ना। तो वो जो वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू बी इसका जो फॉर्म होता है वर्ब टू बी, ये होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, बी होता है, बीन होता है, और क्या होता है, लास्ट बीइंग होता है। तो ये जितने हो गए यही कहलाते हैं वर्ब टू बी। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो इन सब के ये एम आर तो रहेगा ही। चलिए मैं आपको अभी इसके चेंज ऑफ टेंस का वो बताता हूँ, इसका चेंज ऑफ टेंस का चार्ट बता देता हूँ, तो भी आपको खुद दिख जाएगा कि वर्ब टू बी क्या है। मैं यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस का चार्ट बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये रहा चेंज ऑफ टेंस का चार्ट। तो चेंज ऑफ टेंस के चार्ट में हम लोग अब वर्ब टू बी को समझते हैं। तो फर्स्टली एक तरफ मैंने ये जो लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एक्टिव वॉइस को, और यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है पैसिव वॉइस को। तो जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में डू या डज का प्रयोग हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ई एफ आया हो, या सीधे शब्दों में जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो एक्टिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो सभी में प्रयोग करना है, जो मेन वर्ब के वो फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, जो मैंने बता दिया है। इसी तरह अगर इज, एम, आर ही आ गया हो, या फिर कहें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया हो, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तब क्या करेंगे, तो उस केस में इज, एम, आर तो रहेगा ही, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद यदि हैज, हैव आया हो, अर्थात ये हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए, तो इसका जो पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हैज, हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन। तो अब यही देखिए यहाँ पर इज, एम, आर ऑलरेडी क्या है, वर्ब टू बी है, और यहाँ पर तो वर्ब टू बी था ही, लेकिन इसके साथ और क्या जुड़ गया है, बीइंग जुड़ गया है, तो ये पूरा क्या बन गया, वर्ब टू बी बन गया है। तो यहाँ पर हैज, हैव तो वर्ब टू बी नहीं था, लेकिन वर्ब टू बी इसके साथ जुड़ा हुआ है बीन। तो मैंने भी जस्ट पीछे बताया कि वर्ब टू बी का रूप क्या होता है। इसी तरह लेकिन अगर हैज, हैव के साथ बीन आ जाए, यानी कि कौन सा टेंस बन जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाए, तो मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसी तरह डिड या वी टू आ जाएगा, अर्थात पास्ट टेंस होगा, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, वाज या वर होगा, वाज या वर हो जाएगा, अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, वाज या वर में बीइंग जोड़ देंगे। अगर हैड आ जाए अर्थात पास्ट परफेक्ट हो जाए, तो हैड बीन हो जाएगा इसका चेंज पैसिव वॉइस में, और जब हैड बीन हो जाए अर्थात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाए, तो इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं होगा। इसी तरह विल या फेल आ जाए, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, विल फेल प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह विल बी या फेल बी हो जाए, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, अर्थात नो पैसिव। इसी प्रकार यदि फ्यूचर परफेक्ट हो जाए, अर्थात विल हैव या फेल हैव हो जाए, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या चेंज होता है, इसका पैसिव वॉइस में चेंज होता है विल या फेल के साथ क्या जुड़ जाएगा, हैव बीन जुड़ जाएगा। इसी तरह अगर विल हैव या फेल हैव बीन आ जाए, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये तो बात हो गई टेंस की। अगर आगे हमको और भी जानना है, अगर हमको पैसिव वॉइस जो है वह मॉडल आ जाए, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, वुड आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, तो अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अर्थात मॉडल आ जाए। मॉडल का तात्पर्य क्या आ जाएगा, मॉडल का तात्पर्य है कैन, कुड, मे, माइट, वुड से आ जाए, तो उस मॉडल के साथ क्या लगा देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब जो होगा उसके साथ जोड़ देंगे बी, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई होप आपको ये चेंज ऑफ टेंस
समझ में आ गया होगा। तो ये सब किस फॉर्म में हो गए हैं, वर्ब टू बी। और यहाँ पे देखिए जब मॉडल ऑफ जुड़ जाए तो यहाँ भी बी जुड़ गया है, यहाँ भी वर्ब टू बी का प्रयोग कर दिया गया है। एक और चेंज होता है पैसिव बनाते में जो इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको ही बना लिया है, चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट। इसे भी आप बना सकते हैं। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, तो हमने जाना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एरो दोनों तरफ किया हुआ है, अर्थात अगर आई सब्जेक्ट होगा तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा बाई मी। इसी प्रकार अगर ऑब्जेक्ट बाई मी होगा तो इसको जब सब्जेक्ट के स्थान भेजेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में। वी का क्या चेंज हो जाएगा, बाई एफ, और बाई एफ का क्या हो सकता है, वी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा चेंज ऑफ टेंस का चार्ट रहा। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वाइज पैसिव क्या होता है। मैंने आपको रूल्स बता दिया एक्टिव पैसिव में चेंज करने का। तो आज अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो चेंज ऑफ टेंस मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, बट मैं यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस मैंने लिखा दिया है, बट एक एक करके एक एक टेंस को हम लोग लेकर चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, एक्टिव वाइज के वाक्यों को हम लोग पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।